जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो हमारा एनडीए 2021 का पेपर एनालिसिस और उसके सॉल्यूशन का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 16। ओके, इससे पहले हम लोग 15 सवालों को इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं स्टूडेंट की किस तरीके के क्वेश्चन और एनडीए ने पूछे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। जरा ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं समझनी है। कैलकुलेशन तो आपको आती है, बट आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, सवाल को देखना है कि सवाल कैसे सॉल्व करवाता है ना, ट्रिक समझनी है आपको सॉल्व करने का तरीका, पैटर्न समझना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है बच्चों, वो जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर का, वो पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिगो से। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिगो को आपस में मिला के पूछा गया सवाल है। तो पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सवाल होता है ना बेटा, जब आप सवाल सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में, तो आपको उस सवाल में जो लिखा है उसी से जज करना है और उसी से अप्रोच लगानी है। जैसे देखना, ये बोलता है कि इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और बोल रहा है कि इसके दो रूट हैं। तो आप भी जानते हो बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। और फिर सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है बट कि अल्फा की जगह पे अब रूट क्या है बच्चों, साइन थीटा, और बीटा की जगह पे क्या है, कॉस थीटा है। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि आप अल्फा बीटा की जगह अब आप क्या लेना पड़ेगा आपको, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। और सिमिलरली वे यहाँ अल्फा की जगह पे साइन थीटा और बीटा की जगह पे स्टूडेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये इक्वेशन नंबर 1 दीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेगा। जरा ध्यान से देखना। अब आप ऑप्शन को देखिए, जितना सवाल ने बोला था उतना हर बच्चा ये कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल ने बोला था कि साइन थीटा और कॉस थीटा उसके रूट हैं, तो रूट में यही एक रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमने रिलेशन बना ली। उसके बाद ऑप्शन में अगर जाएंगे पता चलेगा कि कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है। तो इसका मतलब आपको यहां से स्टार्ट करना है बच्चों, और यहां से इनको रिमूव करने के लिए आप जानते हो कि अगर मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और मिलेगा कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू सी बाय ए है, तो 1 प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय a, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एक ए से एक कैंसिल करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी मिलेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा। चेक करिएगा सवाल, ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा रिमूव हो गया। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अरे नहीं रुको, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ ये 2 है ना, 2 ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इस तरीके से आपको डील करना है। अब देखिए 16 होता है कंप्लीट, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखना, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल ही है। अब मैं तो बस ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर ये सवाल सुनना ध्यान से, सवाल क्या बोल रहा है कि इफ CN4 का मतलब होता है NC4, CN5 का मतलब होता है NC5 और CN6 का मतलब होता है NC6। और ये किस में है स्टूडेंट, ये AP में है, सवाल ने ये बोला है। तो इतना ही डेटा सवाल ने हमसे बोला, तो उस एग्जाम सेंटर पे हमें इतने से ही जज करना है कि अगली स्टेप क्या होगी।
तो आप जानते हो कि अगर कोई नंबर ए, बी और सी अगर एपी में होते हैं तो इसके जस्ट आगे वाली स्टेप 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होती है। तो सिमिलर वे में यहां जब आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और b के प्लेस पे आएगा NC5, इधर आ जाएगा इन दोनों का सम, सो NC4 प्लस NC6। ये क्या किया, जो सवाल में दिया था उसका ही इस्तेमाल करके मैंने इतना कर दिया। अब स्टेप देखना, ये स्टेप बस आपको रखनी थी, एक कदम आगे रखना था बच्चों। यहां से एपी बोला, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो ये कंडीशन होती है, एक कंडीशन मुझे मिल गई, इस कंडीशन को आगे अब आप ही बढ़ाएंगे क्योंकि अब तो आपकी कैलकुलेशन है। तो आप यहां डेफिनेटली फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल n माइनस 6। होशियार बच्चा, n फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, आंसर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल, यहां से 1 मिला बच्चों और डिवाइडेड में चलेगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 प्लस इधर क्या चलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल n माइनस 6। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इनको कैंसल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n में और उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। पर यहां पर क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। पर अगर कोई बच्चा का दिमाग ये चले कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और हमें n का वैल्यू फाइंड करना है और n का वैल्यू ऑप्शन में डला है, तो क्यों ना मैं अब यहां पर इसको कैलकुलेट ना करके कोई रेंडमली एक ऑप्शन उठाऊं और देखूं कि लेफ्ट और राइट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है बच्चों की आपके द्वारा यहां थोड़ी सी आपका लक काम कर जाए कि समझ लो आपने बी नंबर वाला पार्ट उठाया और बी ही सही निकल जाए तो आपके सोने पे सुहागा बच्चों। पर अगर ऐसा नहीं होता तो तब भी ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा एन की वैल्यू पुट करने में, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये काम कर लेंगे। तो मैंने अपने मन से पहले ए को उठा के पिक किया है ना, बच्चा या तो ए पिक करेगा या सी पिक करेगा क्योंकि जानता है कि या ए आंसर ज्यादा हो जाए या सी। तो समझ लो मैंने ए को पिक किया और एन की जगह पे मैं कितना पुट करूंगा 7। तो बच्चों n इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा 7 जैसे ही पुट किया तो हाँ ये मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, यहां 7 रखा तो फैक्टोरियल 2, यहां 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहां रखूंगा तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 7 रखूंगा तो 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 रखूंगा तो 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता है 120 और ये हो जाएगा आपका, देखिएगा यहां से मैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 को कॉमन अगर करता हूं तो 1 अपॉन 6 इधर रह जाएगा और फैक्टोरियल 4 अगर यहां से जाएगा तो 30 यहां रह जाएगा बच्चों, है ना 30 है। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, ये 5 रहेगा बच्चों, ये 1 रहेगा, है ना। चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 24 इंटू 30, 6 बन जा 6 5 जा और 5 20 जा 120। देखो ये सेटिस्फाइड हो गया, ये 120 इज इक्वल टू 120 हो गया। इसका मतलब n बराबर 7 ही इसका आंसर था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये तो आपको पता होगा आंसर इसलिए आपने पहले भी टिक कर लिया, तो ये बात तो मैं पहले भी आपसे बोल रहा हूं कि जब आप वहां एग्जाम में बैठेंगे तो कोशिश ये करना कि लक का काम है। अगर आपने खटाक से पहला वाला ऑप्शन उठाया और पहला ही सही निकल गया तो हो गया ना सोने पे सुहागा, और कभी आपने सी देखा तब भी हो गया। तो इतना करने में, ये समझाने में टाइम लगा ना मुझे बच्चों, पर जब आप वहां करेंगे ना तो डबल स्पीड से सॉल्व होगा, आप कुछ स्टेप मन में ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 17 है जो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ता हुआ ना, बड़ा ही आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल पढ़ते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, हमें कितने लेटर का एक वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है। 1 2 4 हो गए, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। अच्छा, उसने बोला चाहे मीनिंग हो उसकी या मीनिंग ना हो। कंटेनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेनिंग 2 वोवेल्स। कितने वोवेल्स कंटेन करना चाहिए, 2 वोवेल्स कंटेन करना चाहिए। बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर विदाउट रिपीटेशन
ऑफ द वर्ड लखनऊ। तो यहां लखनऊ लिख लेते हैं हम, ये हमने लखनऊ लिखा। अब देखिए टोटल कितने वर्ड है इसमें, लेटर है 1 2 3 4 5, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7। टोटल जो वर्ड है यहां पर या लेटर है, टोटल लेटर जो है वो कितने हैं 7। अब सुनना, इन 7 में से भी 2 वोवेल्स हैं और बचे हुए 5 कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इनमें से 2 वोवेल्स और बचे हुए 5 कॉन्सोनेंट हैं। हमें जो लेटर बनाना है वो 4 डिजिट का लेटर बनाना है। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का लेटर बनाना है। अच्छा, उसमें से भी जो वोवेल्स हैं, 2 वोवेल्स होना चाहिए। तो अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरे पास टोटल वोवेल्स हैं कितने, 2। मुझे 2 में से 2 वोवेल्स को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि पूरे 4 लेटर में ये जो 4 क्या बोला उसने, 4 लेटर का हमें वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर के वर्ड्स में मुझे 2 वोवेल्स रखना है और वोवेल्स मेरे पास 2 हैं, तो 2 में से मैं 2 को ही बुलाऊंगा। तो 2 में से 2 वोवेल्स को ले लिया मैंने, 2 वोवेल में से 2 वोवेल्स को बुला लिया और मैंने जैसे ही इनको बुलाया, अब सुनना मेरी बात, दोनों वोवेल्स आ गए, 2 वोवेल्स ले लिए मैंने। मुझे कितने लेटर बनाने हैं, तो कितने वर्ड चाहिए, 4 चाहिए, है ना, 4 लेटर वर्ड बनाना है मुझे। तो 2 तो मैंने बुला लिए, 2 लेटर तो हो गए मेरे पास। अभी मुझे 2 लेटर और चाहिए। तो 2 लेटर अब मुझे कहां से लेने पड़ेंगे, कॉन्सोनेंट में से। तो 5 में से 2 कॉन्सोनेंट बुलाऊंगा, 5 में से 2 कॉन्सोनेंट को बुलाया, यहां वोवेल्स को बुलाया, यहां कॉन्सोनेंट को बुलाया। ठीक है, अच्छा, यहां 2 वोवेल्स में से 2 ही वोवेल्स को बुलाया, क्योंकि 2 वोवेल्स रखना है। बचे 5 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट बुलाना है। तो 2 वोवेल्स आ गए, 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आपस में रीअरेंज होंगे ना, क्योंकि वोवेल्स भी आ गए, कॉन्सोनेंट भी आ गए, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, अब रीअरेंज होंगे, आगे पीछे बैठ सकते हैं। तो अब टोटल कितने वर्ड हो गए जो मैंने बुलाए हैं, वो 4 हो गए। और वो 4 आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो 2c2 होता है 1 इंटू 5c2 होता है 10 और फैक्टोरियल ये हो जाएगा बेटा 24। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर 240। मतलब ऐसे कितने लेटर बन सकते हैं, लखनऊ से कितने लेटर हम बना सकते हैं, 240। तो आंसर इज फर्स्ट। ऐसे सवाल करना था, पहले आप बुलाइए 4 लेटर को, फिर उन 4 लेटर जब इकट्ठे हो जाए तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे रहेंगे तब भी लेटर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 18 हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यही पीएनसी से ही पूछा गया, पर पीएनसी से ये जिस पैटर्न का सवाल पूछा गया वो पैटर्न था हमारा पीएनसी का एप्लीकेशन कहां, ज्योमेट्री में। अब जरा आप ध्यान से सुनिए सवाल को। सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन द सर्किल। अच्छा, एक सर्किल है, समझ लो ये सर्किल है बच्चों। इस सर्किल पर कितने पॉइंट हैं और डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, और कितने हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट, 20। ऐसे करके 20 पॉइंट है यहां पर टोटल, है ना। मैं थोड़े से बना देता हूं ऐसे। टोटल ये कितने हैं, 20 है ना। 20 हमने लिखे नहीं है, बट है इस सर्किल पे कितने, 20 पॉइंट हैं। चलिएगा, अब इन 20 पॉइंटों में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सुनिएगा मेरी बात, अब इसी से थोड़ा सा जज करिए। अच्छा, पहले एक सवाल पढ़िएगा। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग एनी 2 ऑफ दीज पॉइंट्स इज 380। सवाल ये बोल रहा है अगर ये पॉइंट्स इस सर्किल पर है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पॉइंट अगर सर्किल पर है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि अगर वो एक लाइन पे होते तो कोलिनियर होते। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हैं बच्चों, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो अब मुझे ये बताइए, बोल रहा है कि इससे जो इन पॉइंटों को मिलाने से, जैसे कि मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन बन गई। अच्छा, इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा तो एक लाइन और बन जाएगी, इसको मिला दूंगा तो एक लाइन और बन जाएगी, और बन जाएगी। तो मुझे आप ये बता दो कि लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट की जरूरत है, सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। इसका मतलब मेरे पास 20 पॉइंट डले हुए हैं, उनमें से मुझे 2 को कॉल करनी है कि भाई साहब 2 आ जाएं, कोई भी 2 पॉइंट उठाऊंगा लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास 20 पॉइंट डले हैं। अच्छा, सबके सब पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि एक सर्किल पे लाई कर रहा है। तो मुझे करना क्या है,
20 पॉइंटों में से सिर्फ मुझे 2 पॉइंटों को कॉल करनी है कि भाई साहब 2 पॉइंट अगर मिले, कोई भी 2 पॉइंट मिले और लाइन ड्रॉ हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 20C2, ये हो जाएगा फैक्ट सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, ये कैंसल 10 बार ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना, हाँ 20 ही है, सर्किल है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 190, और इसने कितना बोला है बेटा 380, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये पॉइंट इस सर्किल पर है तो बनने वाली टोटल लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो होंगी 190। ओके चलिएगा, अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स that can be draw by joining any 3 of these point। सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप मुझे ये बताइए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। जैसे कि आपने ये दोनों पॉइंट ले लिए बच्चों, और इसके साथ आपको कोई एक पॉइंट ये ले लो आप, तो ऐसे ये 3 पॉइंट बनेंगे और आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 3 चाहिए। आपके पास कितने पॉइंट डले हैं, 20 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को उठा लो आप और उससे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो 20 में से 3 पॉइंटों को कॉल किया आपने कि भाई साहब आप 3 आ जाइए, 3 आए, 3 से बनने वाले कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20 इंटू 19 इंटू 18 और डिवाइडेड बाय 1 2 3। अच्छा ये हो जाएगा 3 बन जा 3 6 जा, और ये हो जाएगा 2 बन जा 2 10 जा, और ये हो जाएगा बच्चों 190 इंटू 6, आंसर आएगा 0 4 ये 5 11 40। ओके ये बिल्कुल सही है 11 40, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है बच्चों और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन रहेगा कि विच इज आंसर इज करेक्ट। तो 1 ओनली गलत, 2 ओनली, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है चलिएगा, तो ये हो गया हमारा 19। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आया बाइनोमियल से नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है चलिए देखिए, अगर हमें इसमें यह बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपांशन। अब जरा इस एक्सपांशन को ध्यान से देखिए, जब अपन बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं a प्लस एक्स पावर n, ये बाइनोमियल एक्सपांशन होता है। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है हमारी, इसमें ये जो होती है ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म और ये होती है हमारी सेकेंड टर्म। ओके अच्छा ये अलग अलग प्रजाति की होती हैं तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन बनता है ना। पर यहां देखना ये क्या है ना, अगर ऐसा होता है बच्चों तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल टर्म्स कितने लिख देते हैं हम यहां पर n+1 लिखते हैं, ये आपको पता होता है। पर n+1 तब लिखा जाता है बच्चों जब अंदर सिर्फ 2 टर्म होती हैं। बट अब आप यहां देखिए अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है। मतलब आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स 21 + 1 मतलब 22 है। और देखो ऑप्शन 22 भी है। अगर बच्चा इसको बिल्कुल ध्यान ना दे तो वो सोचेगा ये 21 लिखा है, मतलब n का वैल्यू कितना है 21, तो वो टोटल टर्म्स कैसे लिखेगा, टोटल टर्म्स लिखेगा वो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 21 + 1 और वो बोल देगा 22। तो वो ऑप्शन लगेगा ये, जबकि ये गलत होगा क्योंकि अंदर 3 टर्म्स नहीं होनी चाहिए, 2 टर्म्स अगर हैं तो इससे ऐसा निकलता है। और अदरवाइज हमारी गैप मेथड या फिर उसके बाद हमारा पास्कल ट्रायंगल उससे भी निकालते हैं। बट हम तो यहां पर ये करेंगे ना, इसको जरा ध्यान से देखो, ये पता है कैसा लिखा है, इसको देखना ध्यान से। ये लिखा है a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कितना 21। क्योंकि आप इसको जब ओपन करेंगे ना, देखो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए आप, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करते समय 2 रह जाएगा और a बाय b बाय a से कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए यहां पर नहीं लिखा गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, a बाय b और b बाय a का। अब देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा a अपॉन b, b अपॉन a टू दी पावर 2 42 ही होगा, 2 4 42 हो गया है ना। अब हमें टोटल टर्म्स निकालनी है। अब टोटल टर्म्स निकल सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि अब किसके जैसा बन गया, ये इसके जैसा बन गया। तो n का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 42, ये 42 है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 42 + 1 43, ये वाला ऑप्शन होगा।
इसलिए जल्दबाजी नहीं करना आप क्योंकि ये आसान सवाल अगर आपने छोड़ दिया तो आप तो बस पीछे होगा, एक सवाल सबसे पीछे होगा फिर आप। इसलिए वो सवाल अपन को बच्चों बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो इजी होगा। इजी सवाल पहले सॉल्व करना है। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है स्टूडेंट, आपको अपनी मन की सुननी है। आपने इजी सवाल पिक करना, उसी को सॉल्व करना है। सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो इजी क्वेश्चन पहले करेगा और जल्दी से करेगा। इसलिए आपको पहले इजी सवाल ही करना है अगर आपको हंसते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर आना है तो। अगर आप डिफिकल्ट में फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप इजी सवाल पहले करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं 21 पे। ये क्या है, नंबर सॉरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सवाल है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक्स और बाय लिखा है बच्चों, तो एक्स और बाय लीनियर है क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। और किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब इनको एक साथ लिखा जाता है तो इनको बोला जाता है सिस्टम, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम। साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा भी। तो ये तीनों इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। और बोला है कि सिस्टम इक्वेशन कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। अब सुनना, कंसिस्टेंस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। देखते हैं कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस के लिए तो इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, इससे हम क्या बनाएंगे बच्चों, डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा बनाने का फार्मूला A1 ही तो होता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये अगर कंसिस्टेंट चाहिए तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट चाहिए तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। अब आप एक काम करिए, A1 B1 C1 देखिए यहां से, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। वैल्यू पुट करिएगा डेल्टा में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2k², ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 7 -2 और 3, इधर हो जाएगा 6k 1 और 1। ये लो, है ना। इसको अपन को क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 अगर कंसिस्टेंट चाहिए तो, और इनकंसिस्टेंट चाहिए होता तो 0 कर देते। हमें के का वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, के का वैल्यू अजीब सा है, इसका मतलब पक्का देखना आप, इसको सॉल्व करने पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कर लेते हैं अपन। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन लगाने से काम हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा। फालतू परेशान नहीं होते, हम सीधा सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, चलो एक्सपांड कर दीजिए। ये हो जाएगा 2k², तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3, -2 -3, करेक्ट। फिर आ जाएगा आपका +-3, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, ध्यान से करना, ये और ये डिलीट हो जाएगा, ये और ये डिलीट होगा, तो 7 यहां मिलेगा 7 और -18k। अच्छा, फिर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस प्लस, तो -1, ये और ये डिलीट हो जाएगा, 7 + 7 + 12k, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर देते हैं बच्चों। ये -5 हो गया तो -10 हो जाएगा, ये -10k², और यहां तो कैंसिल होने से रहा, सो ये हो जाएगा -21 और माइनस माइनस प्लस 54k, और ये हो जाएगा आपका -7 -12k इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, फाइनली हो जाएगा -10k², और ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो प्लस, ये बचेगा 2, 5 में से 1 गया तो हो गया 4, दिस इज k। ठीक है, और 22 ये 28 हो गया, -28 इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5k² मिल जाएगा, -21k मिल जाएगा, और ये हो जाएगा +14 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं सीधाराचार का फार्मूला, तो k इज इक्वल टू मिलेगा -b, तो ये हो जाएगा प्लस -b², अरे भगवान बहुत बड़ा हो गया, 21 का स्क्वायर मतलब -21 का स्क्वायर है ना, -4 × a × c और डिवाइडेड बाय 2a, तो 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, जरा देख लो आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, 21 आ रहा है। तो फिर एक काम करिएगा, ये हो गया 21
प्लस माइनस, अच्छा आप एक काम करिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कर लीजिए खटाखट, 21 का स्क्वायर 1 2, ये हो जाएगा 2 2 2 4, ये हो जाएगा 1 4 4 4 4 1, तो ये हो गया 4 4 1, और पांचों का ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 14 5 70 और 7 चौके 28 माइनस 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 10। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि 441 में से 280 जाएगा तो 161 मिलेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया बी वाला, बस खत्म, हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, अब क्यों फालतू में करें, समझ में आ गया था मुझे यहीं कि 21 आ गया, मतलब 21 कहीं नहीं है तो यही आंसर होगा, तो मैं उसको अब आगे माइनस करके नहीं लिख रहा हूं, इसका आंसर कितना हो गया बेटा 21 प्लस माइनस 1, क्योंकि जब आप एग्जाम में करेंगे तब भी नहीं करेंगे आप उसको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अरे अब घटा के थोड़ी ना फाइनल आंसर, समझ तो गए कि ऑप्शन ये है, ठीक है चलेगा। कि x की हाँ ये k का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अगर k का वैल्यू ये रहा तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, जबकि हमको कंसिस्टेंस रखना है तो उसके लिए डेल्टा नॉन जीरो होना जरूरी है। सो k का वैल्यू अगर ये नहीं होगा तो डेल्टा फिर जीरो नहीं होगा, ठीक है चलेगा। 22 पे चलते हैं। हाँ अब क्या आ गया अपना, अब आया अपना इनवर्स वाला सवाल, ठीक है कि द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन। अच्छा ये जो लिखा है ना स्टूडेंट वो ए इनवर्स लिखा है, ए इनवर्स लिखा है -2 1 3/2 और -1/2, ये इनवर्स लिखा है किसी मैट्रिक्स ए का, तो यहां कोई ना कोई एक मैट्रिक्स लिखी होगी ए जिसका इनवर्स ये है, तो हमें वो ए मैट्रिक्स निकालनी है, पहली बात तो आप ये समझो। अब एक काम करिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ये मैं अपने तरीके से आपको एक चीज बता रहा हूं, और नहीं तो आप देखो ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आप देख लो इनवर्स निकालेगा, किसका इनवर्स ये है, तो आपको 4 बार करना पड़ेगा ऐसा काम, इसके लिए इनवर्स निकाल के देखना पड़ेगा, इसको इसको इसको, और भी तरीके हो सकते हैं, पर फिलहाल में बच्चा जब वहां बैठता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि चारों ऑप्शन का मैं क्या निकाल के देख लूं इनवर्स, बट मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इधर 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो -3/2 आएगा। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 -3/2 तो ये हो जाएगा -1/2, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1। अब आपको एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होती है एक प्रॉपर्टी, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1/2, ऐसा क्लियर। तो अब आप मुझे ये बताओ ए का डिटर्मिनेंट 1/a हो गया, ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, यहां से ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2। तो अब आप एक काम करिए, इन ऑप्शन में से ये देख लीजिए कि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, 4 3 दूनी 6, इसका भी -2 आ गया डिटर्मिनेंट, मतलब ये आंसर हो सकता है, पर अगर आगे भी तो देखना पड़ेगा, इसका करोगे तो 4 और इसका हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, फिर से -6, इसका भी -2 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप -4 -6, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा, इसका निकालिए -4 -6, ये भी खत्म हो गया। तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए ना इस वाली प्रॉपर्टी से, अब इसका मतलब या तो ये आंसर है या आंसर ये है। तो अब अपन एक काम करते हैं कि पहला वाला ए उठा लेते हैं, ए उठाया, ए कितना है बच्चों 1 2 3 4, और इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट अब भी निकाला हमने -2 आया, इसका हम निकाल लेते हैं माइनस निकाला, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये छुपेगा तो 4, ये छुपेगा ये और ये तो 3, ये छुपेगा बेटा तो 2, और ये छुपेगा तो 1, ये माइनस आ गया, कोफैक्टर बना लो इसका, कोफैक्टर कैसे बनाते हैं, माइनस का मल्टी साइन कन्वेंशन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका एडजॉइंट निकाल लो तो ट्रांसपोज कर दो इसका, 4 -3 -2 1, और डिवाइड कर दो किससे -1/2 से, तो ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा +3/2, ये आ जाएगा -1/2। क्या ये मैच खा रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पता है इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, आपका टाइम बच गया, नहीं तो फिर आप चारों का क्या करके देखते बच्चों, चारों का आप इनवर्स करके देखते,
और चारों का इन्वर्स करने में टाइम लग जाता। हाँ, एक बात जरूर है कि जो बच्चा पहले ऑप्शन को क्लिक कर लेता वो आपसे ज्यादा चल जाता। तो यहां थोड़ा सा लक काम कर जाता है कि आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया अगर ऑप्शन ही पहला है और पहला ऑप्शन ही उसका सही है तो सोने पे सुहागा है बच्चों। अदरवाइज दो यहां से निगलेक्ट हो गए तो बच्चा पहले को सॉल्व करके देखेगा और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है 22। 23 पे चलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन से एक सवाल पूछा गया है। एक फंक्शन का आपसे पीरियड फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन fx। fx कितना लिखा है बच्चों? fx इज इक्वल टू, ये ln होता है ना, वो log होता है जिसका बेस e होता है, उसको ही हम lnx लिखते हैं। ठीक है, तो ln या log 2 प्लस साइन स्क्वायर x, इस तरीके से। करेक्ट। हाँ, अब एक मैं आपको आइडिया देता हूं, ध्यान से सुनिए। हम उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं कि एक टाइम के बाद वो वापस से अपनी वैल्यू रिपीट करे या x प्लस टी बराबर fx को सेटिस्फाइड करे। ये भी वही एक कंडीशन होती है, t टाइम के बाद फंक्शन ने अपने आप को रिपीट कर लिया, सो वो fx के इक्वल हो गया। अगर ये हो रहा है, बच्चों, अगर ये हो रहा है तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन और उसका पीरियोडिक टाइम हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं एक आइडिया आपको देता हूं। आइडिया ये है कि देखिए, आप ये बात जानते हो कि साइन एक्स का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, बट अगर इसकी पावर बच्चों nx आ जाए तो दो वैरायटी में ये बढ़ जाता है। अगर n इवन होता है, अगर n क्या होगा? इवन, तो इसका पीरियोडिक टाइम जो है वो पाई बन जाता है। और अगर n ऑड होता है तो इसका पीरियोडिक टाइम में कोई चेंज नहीं होता, वो 2 पाई ही बना रहता है। तो आज के दिन देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, मतलब इसका भावार्थ ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियोडिक टाइम है वो पाई है। और आइडिया ये है बच्चों कि जब भी आपको ऐसे सवाल बने तो सुनना, जनरली ये लॉग लिखा है, लॉग जो है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। 2 कांस्टेंट है, आगे जो पीरियोडिसिटी हमको बताएगा वो साइन बताएगा। तो साइन स्क्वायर का पीरियोडिक टाइम मैंने क्या निकाल लिया? पाई। और अब मैं अपने आप से ये बोलता हूं कि ये जो पाई है वो पूरे फंक्शन का पीरियोडिक टाइम होगा। ऐसा मैंने अपने आप से ही बात कर ली, इसलिए मैं क्या मान के चल लूंगा कि टी जो है वो पाई है। कहां पर? यहां पर टी पाई है। और ये प्रॉपर्टी अब लगाऊंगा तो देखो क्या होगी, एफ एक्स प्लस पाई लिखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एफ एक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका पीरियोडिक टाइम पाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये देखो, इसकी वैल्यू, ये इस फंक्शन में बच्चों x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा? पाई प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका एफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस यहां हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 प्लस साइन बने टी प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा होता पर स्क्वायर लगा है इसलिए उसको फिर से वो प्लस कर देगा और वापस से वही फंक्शन बन जाएगा जो हम लेके चले थे। इसका मतलब पाई टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस फंक्शन का पीरियोडिक टाइम कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और ये आइडिया आप याद रखेंगे, कल को अगर यहाँ 10 आ जाता, कॉट आ जाता, तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 24 पे चलते हैं। ट्रिगो से सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। देखिए सवाल पूछ रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। क्या लिखा है बच्चों? साइन a प्लस बी अगर लिखा है 1, और क्या लिखा है? 2 साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 ही 1 लिखा है। और ये वाला बोला गया है, कंडीशन बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे कंडीशनों पे ध्यान नहीं देते, आपको कंडीशन पे ध्यान जरूर देना है। कंडीशन ये बोलती है कि a और b जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बात खत्म। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इतना सा उसने बोला है। उसके पीछे रीजन है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं मानते या आप इसको अदर वे में लेते हैं, आप निगलेक्ट करते हैं इस बात को कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का बोल रहा है ए और बी को, तो जाहिर सी बात है जब आप एंगल निकालेंगे तो एंगल तो 2 टाइप्स के हो जाएंगे, जनरल और प्रिंसिपल। जबकि वो आपसे क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना है। आप
हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो वो अपने वैल्यू रिपीट करते हैं। तो जो वैल्यू 90 पे मिल रही थी वो आगे आने वाले एंगल पे भी वैल्यू मिलेगी, तो आप कौन सा एंगल लेंगे ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको 0 और 90 के बीच में ही काम करना है, 90 से 180 या 180 से आगे आपको नहीं जाना है। इसलिए इन कंडीशनों पे ध्यान रखना जरूरी है। आइए आप अपन इसको सॉल्व करते हैं। फिर पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू आप, किसका पूछा है कि 10a रेसो b कितना होगा, इसका रेसो पूछा है। आप एक बात सुनिए, अगर a और b का वैल्यू आपको मिल गया तो आपको ये रेसो मिल जाएगा, और a और b का वैल्यू निकालने के लिए ये दो कंडीशन दी है सवाल ने, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं लिखता हूं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर 1 लिखा है तो साइन की टेबल में साइन 1 कब देता है, तो साइन 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 1 देता है। तो ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 तो जनरल फॉर्म हो गया, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे एंगल मिल जाएंगे जहां पर साइन 90 1 देगा, पर उसने कहा रोक दिया हमको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा एक ही एंगल पिक करेंगे पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 ही आपको कितना देके जाएगा, 1 देके जाएगा। करेक्ट। तो ये साइन से साइन प्रॉपर्टी से कैंसल, तो a माइनस बी आज मुझे मिल गया 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वे में मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन a, यहां प्लस है बच्चों, है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन 1/2 कब होता है, 30 पे, तो साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसल, मतलब प्रॉपर्टी से कैंसल आउट हुआ है। ओके, साइन से साइन नहीं कटता है ना, प्रॉपर्टी आप साइन से हुआ है। चलो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब दो इक्वेशन मिल गई, ध्यान लगाइए दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फाइंड a एंड b। सो a प्लस बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, और a माइनस बी कितना लिखा है, 30 डिग्री है। आप एलिमिनेट करोगे, b से b कटेगा, आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 120। तो फाइनली a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 60। a कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब a का वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करिएगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू, हाँ किसका, b का वैल्यू पुट करना है ना, अरे a का वैल्यू यहां पुट करिएगा तो a उधर चल जाएगा, तो b मिल जाएगा 30। अब आप यहां इसका रेशो चाहिए था, तो यहां a का वैल्यू कितना रखेंगे, 60, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। अब देखिएगा 10 60 कितना होता है बच्चों, √3, और 10 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3 ये पलट के ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3:1 दे जाएगा, तो 3:1 आंसर हो जाएगा। करेक्ट कर पाएंगे, आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, है ना। आप समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, बस आप अप्रोच देखिए। मैं कुछ अलग से थोड़ी ना करता हूं, मैं बस वही करता हूं जो उसमें लिखा होता है, और बाकी 2-4 चीजें अपन दिमाग से लगा लेते हैं, क्योंकि एज अ प्रैक्टिस इतना बन जाता है फिर। अब देखिए, कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ही रेगुलर पॉलीगॉन आया, आपका दिमाग बोला कि सभी साइड उसकी बराबर होंगी। कितनी साइड है बच्चों, 10 साइड है, मतलब n बराबर कितना दे दिया, 10। जो दिया है उसको लिखते चलो। फिर बोलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल बनाने हैं आपको, ठीक है, ट्रायंगल बनाने मतलब 3 पॉइंट की जरूरत है। दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड्स। बस जैसे ही उसने नो कॉमन साइड बोली, तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि जब भी नो कॉमन साइड बोलते हैं, तो मैंने आपको एक बात बोली थी क्लास में कि जब भी नो कॉमन साइड आ जाए और बोलना जाए कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो टोटल ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो n-4 n-5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बनेंगे। ये मैंने आपको बताया था। अगर सवाल ने बोला कि नॉन कॉमन साइड जैसे बोला, तो n-4 n-5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और n का वैल्यू कितना दिया है, 10-4 और 10-5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करिएगा बच्चों, 10 ये 6 ये 5, ओके, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये कैंसल, और 10-50 कितने ट्रायंगल बनेंगे, 50 ट्रायंगल बन जाएंगे बच्चों। अब देखो, कुछ सवाल मैं बोल रहा हूं आपसे, कुछ सवाल डायरेक्ट ही रिजल्ट बेस्ड आ जाते हैं। तभी तो बोल रहा हूं मैं आपसे कि आपको 120 का सफर तय करना बच्चों। आपको एक सवाल से 120 सवाल तक पहुंचना है, और देखना है कि कौन से सवाल आपकी डोमेन के हैं जिन पे आपने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप ये कर पाते हैं तो वास्तव में आप यकीन मानिए ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता बच्चों। बस कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, इजी सवाल को पहले सिलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिएगा 25 से आगे बढ़ते हैं, 26 पे चलते हैं।
हाँ, ये देखिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा गया। आप कभी कभी क्लास में बोलते थे कि सर आप बाय क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ाते हैं, ये तो पूछा नहीं जाता, पर देखो 2021 के पेपर में ये जो x की पावर 4 लिखा है ये बाय क्वाड्रेटिक तो है ही, कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपस में प्रोडक्ट किया जाता है तो वो एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये वही तो है, इसके 4 रूट्स आएंगे बच्चों, है ना। अब सवाल पढ़ते हैं। कंसीडर ऑल रियल रूट्स, ये कंसीडर कर लीजिए कि सारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, मतलब आपको वैल्यू मिलेंगी, है ना। आप दी इक्वेशन ये लिखिए बच्चों, x की पावर 4 मजदूरी करने वाला सवाल है ये, आपसे मजदूरी जरूर करवाएगा, मतलब मेहनत बहुत करवाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बेटा मॉड वाली वैल्यू, कि x की जो वैल्यू आएंगी, यहां देखो अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा और डेल्टा आएगा, 4 रूट्स आएंगे क्योंकि x की पावर 4 है। अब अगर इनमें से कोई रूट्स नेगेटिव भी आ गए ना बच्चों, तो हम उसका क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हम उसकी मॉड वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू मतलब हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। और उसको फिर हमको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, तो जो आएगा वो हमारा यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, वो आपसे मजदूरी ही करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व करके दिखा दो, क्योंकि आपसे बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके चारों रूट्स निकालना है। अगर कोई रूट्स बच्चों नेगेटिव आ जाए तो उसको आपको पॉजिटिव करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का सम पूछा है उसके रूट्स का, ठीक है, चलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूं। जब भी बाय क्वाड्रेटिक होता है तो आपको इसको क्वाड्रेटिक में बदलना है, इसलिए आप पुट करेंगे जो एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों, वहां आप a पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 2, ये हो जाएगा -10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके तो आप राजा हैं, सॉल्व करिएगा। a स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 9a और -a, ठीक है, प्लस 9 फैक्टराइज कर दिया मैंने 0। आप देखिएगा a कॉमन आने के लिए तैयार है, a कॉमन है तो a -9 बचेगा, -1 कॉमन लीजिए तो a -9 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब a -9 और ये हो जाएगा a -1 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब इनटू आ गया, तो मैं हमेशा क्लास में क्या बोलता हूं, जब भी प्रोडक्ट हो तो भाई तू तेरे घर पे जा, मतलब a -9 अपने घर पहुंच गया, तू तेरे घर पे 0 हो जा, a -1 0 हो गया। अब यहां से a जब 0 हुआ तो 9 मिल गया, a 0 हुआ तो 1 मिल गया, पर a थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें तो किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, x का वैल्यू चाहिए। तो a की जगह पे आप वैल्यू आप वापस कर दो, x की वैल्यू वापस करते ही 9 मिला, तो यहां से x इक्वल टू +-3 मिलेगा। और जब आप a की वैल्यू यहां रखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई +-1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको प्लस करना है, तो चारों रूट्स को आप प्लस कर दो, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होंगी उसमें लिख के आप उनको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करेंगे आप, तो अल्फा ये 3 + 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किस तरीके से करना है आप ये बात समझ रहे हो, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, इससे भी सवाल देखो अक्सर देखे जाते हैं, कितने सवाल पूछता है वो, ध्यान से समझना। कंसीडर द एक्सपांशन ऑफ 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n का एक्सपांशन करवा रहा है। अच्छा बेटा a का वैल्यू a + x की पावर n से कंपैरिजन जब होगी, सो n इज इक्वल टू, तो आपको क्या मिलेगा, n ही मिलेगा, बट a का वैल्यू कितना होगा 1 और x का वैल्यू कितना है बच्चों, x ही है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, लेट p q r s बी द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। देखो हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना दिया है p, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म्स का कोफिशिएंट कितना दिया है q, और nth टर्म्स का कोफिशिएंट कितना दिया है, nth टर्म्स का कोफिशिएंट दिया है बच्चों r, और n+1 टर्म्स का, n+1 टर्म्स का कोफिशिएंट कितना दिया है s, और वो क्या बोल रहा है, देन रिस्पेक्टली व्हाट इज PS + QR का वैल्यू पूछा है। तो सीधा सा बच्चा एक मतलब है कि ये जो बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म P है, तो ये तो निकालो पहले, फिर अपने आप स्टेप ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, TR + 1 NCR a की पावर n - r और x की पावर r, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। चलिए ये कौन सी टर्म है,
कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म होता है ना उससे हम एक कम लेते हैं। मैं कई बार क्लास में बोला, अगर आपको nth टर्म्स पूछा है तो उससे एक कम होती है टर्म, तो n-1 होगी। n+1 पूछा है तो n होगा, 1 पूछा है तो 0 होगा। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म मतलब t1 अगर मैं निकालूंगा तो t1 मिलेगा एट r = 0 पे। तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं निकालता हूं। t1 टर्म्स की वैल्यू कितनी दी बच्चों, p, n कितना है, n ही है, c, r का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0, और यहां आ जाएगा x की पावर 0। बट आप समझिएगा कोफिशिएंट बोल रहा है तो x को छोड़कर मैं लिख रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, nc0 = p, और nc0 का मतलब होता है, यहां देखिएगा nc0 का मतलब होता है 1। ओके, nc0 कितना होता है, 1, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 1, nc0 1 होता है। तो यहां से मुझे p का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 1। चलिएगा दूसरी टर्म, सेकंड टर्म निकालनी है तो t2 कितना लिखा है बेटा, q लिखा है, पर t2 का मतलब है कि t2 ये बोलेगा कि r की जगह पे कितना रखना है, 1, तो ये हो जाएगा ncr, ये कितना लिखा है बेटा, q, ncr की जगह 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1, nc1n होता है तो n = कितना मिलेगा, q, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आप q के। फिर वो क्या बोल रहा है, nth टर्म्स का मतलब पता है क्या है, nth टर्म्स, इसको रफ कर रहा हूं बच्चों ना, nth टर्म्स का मतलब है एक कम, तो tn टर्म्स कितनी दी है बच्चों, r, तो r इसके लिए क्या हो जाएगी, अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं, अच्छा ये कैपिटल, हाँ चलेगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां मुझे r कितना लेना पड़ेगा, एक कम मतलब n-1, तो ये हो जाएगा nc(n-1) = r। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा अपना, हाँ nc, और इसको एक फार्मूला अगर आपको याद हो तो देखो, हम लिखते हैं क्या, NCR = NCn-r, नंबर ऑफ सिलेक्शन = नंबर ऑफ रिजेक्शन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n-1 = r, ये हो जाएगा n से n कट जाएगा बच्चों, 1 मिलेगा, ये r, और nc1 तो n होता है तो n = कितना है, r, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई, r, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, q। अच्छा कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, -1 और -+1 सही है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस सही है ना, नंबर ऑफ रिजेक्शन, हाँ वैसे सही तो है। तो फिर यहाँ पर भी q की वैल्यू, r की वैल्यू n आ गई, देखते हैं क्या होता है। चलिएगा हो गया ना पूरा, n का n-1, अच्छा n+1 और बचा है, अरे 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 अरे, चलो ठीक है n+1 भी करते हैं, जो कि ऐसे बेटा है ना, यहाँ कर लेते हैं, तो n+1 करना है ना, तो हाँ, तो ये हो जाएगा nc, यहाँ तो एक कम आया, n+1 यहाँ रहेगा क्या, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, n ही आएगा, ncn = कितना था, s, ncn कितना होता है, ncn हमारा n होता है, 1 होता है ncn, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। चलो अब n+1, हाँ ठीक है, किसका चाहिए, ps, p का वैल्यू कितना है बच्चों, p का वैल्यू 1, s का वैल्यू कितना है, 1, अच्छा q का वैल्यू कितना है, n, r का वैल्यू कितना है, n, तो ये होगा 1 + n², खत्म, 1 + n², ये ठीक है, मजदूरी वाला सवाल था, मेहनत करवाई उसने अपन से, चलेगा पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। हाँ अब लॉजिक वाला सवाल देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल देखिए, देखने में बच्चा पता ना, जब ऐसे सवाल आते हैं ना, बच्चा एक ही चीज सोचता है कि सर पहले हम इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे sin इनवर्स x + sin इनवर्स y का, फिर जो आंसर आएगा हम इसमें लगाएंगे sin इनवर्स वो प्लस sin इनवर्स z वाला, तो फिर ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, मैं ये बोलता हूँ, ये जो कंडीशनें दी हैं ये तो इसकी रेंज डोमेन डिफाइन करने के लिए दिया है बच्चों, ताकि आप sin इनवर्स फंक्शन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है, बट वो हमारा प्रॉब्लम का नहीं है, हमें तो sin इनवर्स x लिखना है, प्लस sin इनवर्स y लिखना है, प्लस sin इनवर्स z लिखना है, और बराबर में लिखा है 3π/2। अब आप मेरी बात सुनिएगा, और जो वैल्यू निकालनी ना, देखो ना अजीब ही वैल्यू है, कैसी अजीब वैल्यू है, 1000 पावर लिख दिया है उसने, 1001 पावर लिख दिया है, इतनी पावर थोड़ी ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि पक्का सवाल में लॉजिक है, और सवाल में लॉजिक पता है क्या है, देखना जरा। अब ये sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z अगर 3π/2 है, तो आपको पता होता है बच्चों कि ये तभी पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों जब x बराबर y बराबर z बराबर कितना हो, π/2 हो, नहीं 1 हो, कितना हो, x बराबर y बराबर 1,
क्योंकि जब आप 1 यहां रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पाई बाय 2। 1 यहां रखोगे तो कैंसल आउट हो गए पाई बाय 2, 1 यहां रखोगे पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, कितनी बार पाई बाय 2, 3 बार पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 ये कब बनेगा, जब तीनों की वैल्यू 1 हो, मतलब x भी 1 हो, y भी 1 हो और z भी 1 हो, तभी ये 3 पाई बाय 2 होगा। अदरवाइज ऐसी x की किसी भी वैल्यू के लिए 3 पाई बाय 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब x भी कितना है, 1। तो 1 की पावर अब 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर यहीं खत्म हो गया, 3 आ गया इसका आंसर, लिखने की क्या जरूरत है, 3 इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, चलेगा। हाँ 29 पे चलते हैं, और 29 में सवाल पूछ रहा है, ठीक है बेटा, है ना, ट्रिगो का सवाल है, ध्यान से देखो। लेट साइन एक्स, क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस साइन बाय इज इक्वल टू कितना लिखा है, कॉस एक्स प्लस कॉस बाय फॉर ऑल एक्स बाय बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स कॉस एक्स की डोमेन क्या है, आर है। तो एक्स और बाय कहां से लिए जाएंगे, आर से लिए जाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस पूरे आर पे डिफाइन होते हैं, है ना, वो डिफाइन फंक्शन है, मतलब उनकी डोमेन जो है वो आर होती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर x बाय आर लिखा है। हमें किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए 10 x बाई 2 प्लस बाय बाय 2, इसका वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए, जो कंडीशन दी है बेटा उसी को आप पिक करिए। और मैं आपको कई बार लिखाता हूं कि दिखे फार्मूला तो लगाओ फार्मूला। ये वाली बातें आप बहुत अच्छे से पहचानते हो इनको, कि दिखे फार्मूला तो लगाओ फार्मूला। देखो फार्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का ये होता है 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। सिमिलर वे में कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए ये वाली पार्टी इससे कैंसल, सिमिलरली 2 से 2 भी कैंसल। ये इसको डिवाइड में ले आओ बच्चों, तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 10 एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो पूछा है 10 एक्स बाई 2 प्लस बाय बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, y। बात समझ में आ गई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। अब 30 पे चलते हैं। हाँ ये भी मैट्रिसेस का सवाल है। मैं ये बता दूं कि मैट्रिक्स में अगर बच्चों 2x2 की मैट्रिक्स दी है ना, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि उसमें कोई लॉजिक लगेगा, वो फिर आपसे मजदूरी ही करवाएगा। उसका मतलब है कि आप कैलकुलेट करके दो। अब जैसे कि देखो a दिया है, m और n पॉजिटिव रियल नंबर है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और m प्लस n का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, m प्लस n का वैल्यू उसको बताना है। बट कंडीशन क्या दी है, ये क्या लिखा है, mi प्लस na का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये दिया है। मैं बोल रहा हूं आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, आपको सीधा ही सॉल्व करना है, क्योंकि 2/2 का है, वो भी जानता है कि मल्टीप्लाई बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, करिएगा मल्टीप्लाई। एम आई का मतलब है बच्चों m और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 करेक्ट, प्लस n और यहाँ पर हमारी a मैट्रिक्स क्या लिखी है 0 2 -2 0, और इसका क्या चलेगा बच्चों स्क्वायर, बराबर में क्या चलेगी हमारी मैट्रिक्स 0 2 -2 और 0। चलिएगा सॉल्व करते हैं। m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m 0 0 m हो जाएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 0 2n -2n और 0, तब इसका स्क्वायर चलेगा और बराबर में लेके चलना है आपको 0 2 -2 0। चलिएगा सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा बच्चों m 2n, ये हो जाएगा -2n और ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 0 2 -2 0। देखिए स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, करिए दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व। ये हो जाएगा m, ये 2n -2n और 0, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ करिएगा m 2n -2n और 0, और इसको किसके इक्वल कर दीजिए 0 2 -2 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे आप इससे तो हो जाएगा -4n स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2
एम एन, और इधर करेंगे तो 0। इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ बेटा तो -2mn इधर, और इसका इधर हुआ तो 0। इसका उधर हुआ तो बेटा हो जाएगा -4n² और 0। दिस इज इक्वल टू 0 2 -2 0। हमें किसका वैल्यू चाहिए? m प्लस n का। तो सुनिएगा, अब इक्वालिटी आप टू मैट्रिक्स आप इक्वल कर दीजिए, तो दोनों को इक्वल करेंगे आप, तो यहां से आपको मिलेगा देखना m² -4n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां मिलेगा आपको 2mn इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसल, तो mn इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1। और कोई फायदा है क्या? यहां से अगर मैं कर दूंगा तो n इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर तो n इक्वल टू 0 रखने से m भी 0 हो जाएगा, m इक्वल जो नहीं चलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। चलिएगा, तो m प्लस n चाहिए ना, कहीं मिस्टेक तो हुई नहीं अपन से। 2mn हो गया, -2mn, तो -2mn इक्वल टू 2mn इक्वल टू, हाँ ये मिलेगा, और तो मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला। ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो -4n² ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है 0, कुछ नहीं करते। अगर n की वैल्यू 0 किया तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर वो सब 0 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 0 तो होने से रहा। चलिएगा, फिर तो मुझे लगता है कि मजदूरी आगे चलेगी, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ठीक है, क्या कर सकते, करो, ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू 4n², ऐसा। ठीक है, और इसको यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो तो 1/n हो जाएगा। m का वैल्यू उठा के यहाँ रखिए तो 1/n² हो जाएगा इज इक्वल टू 4n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा n की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा अपन को? m प्लस n चाहिए अपन को, तो बस कहीं मुझे लगता है कि मैं मिस्टेक कर गया। m प्लस 0 हो गया, ये तो सही है, प्लस करने में कोई मिस्टेक नहीं हुई। m 2n -2n और 0। अभी अगर स्क्वायरिंग करना है तो 2 बार लिखेंगे, m से m का हुआ तो m², इधर इससे हुआ तो ये रो और कॉलम, -2 दूनी 4², इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ बच्चों तो 2mn हो गया, 2mn और ये हो गया 0, सही है। इसका इधर हुआ तो -2mn और इससे हुआ 0, इससे हुआ तो 4n², नहीं सही है, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-1/2। ठीक है, n का वैल्यू हम कितने निकाल लेंगे? +-1/2। और अब क्या करना है अपन को? n का वैल्यू निकालना है, तो ये n का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा +-, नहीं कहीं तो मिस्टेक और भी हो रही है, 4m + n का वैल्यू निकालना है, कहीं मिस्टेक कर दी, -2, ये भी सही है, ये सही चल रहा है क्या? हाँ ये भी सही चल रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं, इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। n की पावर अगर 4 है बच्चों तो ये पावर इस पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1/2, ऐसा 1/4 रहेगा, ये 1/4 और एक 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और n की पावर 2 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा बच्चों, ये इससे 2 की पावर से 2 कैंसिल होगा, तो n² कितना मिलेगा मुझे? n² 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, n² 1/2 मिल जाएगा। अब n², अब मैं इसको रफ कर देता हूं, और n² की जगह पे क्या रख देता हूं मैं? कहाँ गया? n² की जगह पे 1/2 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा m² इज इक्वल टू 4n² लिखा है। अब ये हो जाएगा 4 इंटू n² की वैल्यू 1/2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m² कितना मिलेगा बेटा मुझे? 2, तो m² मुझे मिल गया 2। अब मुझे m + n का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से m इक्वल टू मिलेगा मुझे √2, और वहां से देखा जाए तो n इक्वल टू मिलेगा मुझे +-, यहाँ पर भी +-√2, +-1/√2 ये मिलेगा। अब अगर मुझे कुछ सॉल्व करना है m + n, तो ये हो जाएगा m + n। m का वैल्यू कितना है बच्चों? m का वैल्यू है मेरे पास +-√2 प्लस n का वैल्यू, और मैं रेशनलाइजेशन कर दूं इसका ऐसा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा कितना, नहीं तो फ्री रखो 1/√2। ठीक है, अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका मल्टीप्लाई इधर तो √2 हो जाएगा, √2 तो 3, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कहीं मिस्टेक हुई होगी। m + n का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत, 1 मिनट रुकना, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? जरा अगर अपन देखें, अब लास्ट में थोड़ा दिमाग हल गया, m + n, अरे शिट,
ये किसके बराबर लिखा था, 0 के। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों m + 2n, और इसको लिख सकता हूं मैं m - 2n = 0। तो यहां से ये हो जाएगा m = 2n, और यहां से हो जाएगा m = -2n। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, m/n = 2, और नहीं तो ये दोनों बराबर हो गए m + n, ठीक है। तो और एक कंडीशन हमारी वहां क्या लिखी थी, m² था शायद, नहीं n² था, n² = 1/2 आया था, ठीक है। हाँ ठीक है, 3/2 ही रहने दो, हटाओ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही सही है, और इसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये 30 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन 30 से आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे चल के ऐसे क्वेश्चनों को डील करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा सेशन यहीं हम बाइंड अप करते हैं, और 30 के बाद हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। जय हिंद डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।